हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में हमारा देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। जहां देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, वहीं छोटे मोटे उद्योग जगत डूबने की कगार पर हैं। देश की सरकार ने इन परिस्थितियों से उबरने का एक संकल्प लिया है और 20 लाख करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज देश को समर्पित किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ब्रेकअप डिटेल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। ये सारी पैकेज डिटेल्स आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मध्यम वर्गों के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स, इनफाइनाइट वर्ल्ड विजन में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनफाइनाइट वर्ल्ड विजन। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पैकेज में क्या मिला। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पैकेज था ये 20 लाख करोड़ रुपए का था। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। हमारे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हैं, अनुराग ठाकुर और निर्मला सीतारमण ने दोनों मिलकर इस पैकेज को पेश किया है। और फ्रेंड्स, बेसिकली ये डे 1 और डे 2 में है। मैं बेसिकली 2 वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि इससे बेहतर होगा कि दोनों को एक में क्लब कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे देखेंगे डे 1 और डे 2 का अलग अलग पार्ट मैंने इसी वीडियो में किया हुआ है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और नॉलेज को एक्सेप्ट करें। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहली वीडियो में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और MSME, इसके बारे में 2 चीज़ों के बारे में बताया गया है। और फिर सेकेंड वीडियो के बारे में आगे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो GDP है, उस GDP के हिसाब से जो पैसे मिले हैं, जो एक पैकेज दिया गया है, वह 10% है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 5th रैंक इन इकोनॉमिक सपोर्ट पैकेज इन G20 ग्रुप। जो पैसा भारत सरकार ने इस कोरोना की घड़ी में देश को दिया है, वह अपने जगह पर 5वां स्थान रखता है। जैसा कि इस समय पूरे विश्व में, पूरे ग्लोबली कंडीशन में सभी जगह पे कोरोना का एक प्रॉब्लम है, जिसे निपटने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग पैसे अपने अपने देश को दिए हैं अपने GDP का। उसी तरह से भारत ने भी अपने GDP का 10% दिया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे दिखाना चाह रहा हूँ कि सबसे पहला जो हमारा G20 ग्रुप है, G20 ग्रुप्स में जो कंट्रीज़ आते हैं, उस कंट्री में टॉप 5 में इंडिया है। सबसे ज़्यादा पैकेज जो देने वाला है वो जापान है। 21.1% पैकेज इन्होंने अपने देश को इस कोरोना की घड़ी से लड़ने के लिए अपने देश को दिया है। उसके बाद USA आता है 13.3, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है और जर्मनी आता है, और उसके बाद इंडिया ने 10% अपने GDP का अपने देश को दिया है। तो फ्रेंड्स, ये बस एक ओवरव्यू मैं बताने के लिए दिया था कि ग्लोबली हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम किस लेवल पर हैं, और देश हमारे लिए और सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस पैकेज का नाम आत्मनिर्भर भारत अभियान दिया गया है, जिसके 5 प्रमुख स्तंभ हैं। उसमें सबसे पहले इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, डेमोग्राफी, सप्लाई डिमांड सिस्टम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो इस पैकेज को देश के समक्ष रखा गया है, उसकी आधारभूत एक संरचना रखी गई है, और उस संरचना के तहत ये 5 पिलर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। देश सबसे पहले इकोनॉमी की ओर फोकस करेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है, जो धीमा हो गया है, उसको और बूस्ट करने के लिए एक प्लान की गई है। जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम है, इसको और बूस्ट किया जाएगा। डेमोग्राफी को आगे बढ़ाया जाएगा, और एक सप्लाई और डिमांड का जो स्लो कंडीशन आ गया है इस समय में, उसको बूस्ट करने के लिए फर्दर ये पैकेज उसको हेल्प करेगी। तो फ्रेंड, बेसिकली प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये जो हमारा पैकेज होगा, ये जो है बेसिकली इट विल बी एम्फेसाइज फॉर 4L। 4L जो है उसके लिए ये बहुत डेडिकेटेड रहेगा, दैट इज़ लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो की हाइलाइट्स है वो क्या है। फ्रेंड्स, ध्यान दे करके आप यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। कुछ बातें हैं जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज का जो डोनेशन दिया गया है, जो देश को दिया गया, वो उसमें कुछ पैसे वैसे भी हैं जो ऑलरेडी पहले दिए जा चुके हैं RBI के द्वारा और फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड लोकल ब्रांड टू टेक देम टू ग्लोबल लेवल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे बताया गया है कि जो देश के यहाँ पे जो लोकल ब्रांड्स हैं, हम लोग सबसे पहले आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं। तो हमारा देश जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल करना चाहिए। हम लोग ब्रांडेड सामान की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे। जो हमारे पास जो भी हमारे पास ब्रांड है उस ब्रांड को यूज़ करके और हम आगे उसको ग्लोबल लेवल तक ले जाएंगे। हमारे देश के पीएम का कहना है कि जो भी बाहर में आज के डेट में ग्लोबली जो भी ब्रांड जो आज ग्लोबल दूसरे कंट्रीज़ पर वो अपना मार्केट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो छोटे छोटे ब्रांड रहे होंगे, बट आज के डेट में बड़े ब्रांड हो गए हैं। तो उनका कहना है कि हमारे देश में जो भी छोटे छोटे ब्रांड हैं उसकी ओर हम फोकस करेंगे और उसे लोकल से वोकल की ओर ले जाएंगे। मतलब कि उसे लोकल से ग्लोबल लेवल तक हमको बनाना है और हमारा ही ब्रांड हम यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि प्रोडक्शन ऑफ मास वेंटिलेटर्स हैव बीन इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ इंडिया एज आत्मनिर्भर भारत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही हमारा जो मास्क का प्रोडक्शन है और वेंटिलेटर का जो प्रोडक्शन है, ये बेसिकली बहुत मैसिव इम्प्रूवमेंट हुआ है। और उन्होंने बताना चाहा है कि जितना हमारे पास कैपेसिटी नहीं था उससे कहीं अधिक हमने प्रोडक्शन किया है। आगे फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हमारे ऑलरेडी पहले जो बेनिफिट्स दिए गए हैं वो बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो बेनिफिट्स दिए जा चुके हैं वो हैं डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जन धन योजना के तहत वैसे लोग जिनका जनधन में अकाउंट था उन लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे दिए गए हैं 500,000 रुपये करके। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है अपने अपने अलग अलग स्टेट्स का, तो उसके हिसाब से कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत जो है जो भी वैसे भी लोग जिनका उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर लिया गया है तो 3 महीने के लिए उनका पैसा वापस करने का बात किया गया है, जिसमें आपका जितना भी लोग उसमें ऑलरेडी गैस बुकिंग करवाएंगे तो उनका पैसा उनके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाएगा। आयुष्मान भारत मेडिकल ट्रीटमेंट के तहत 5 लाख तक का इंश्योरेंस दिया गया है गरीबों को। पीएम फसल बीमा योजना, पीएम किसान योजना। तो फ्रेंड्स इन सभी योजनाओं के तहत कहीं ना कहीं सरकार जो है इन लोगों को, हम जितने भी लोअर लेवल्स के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं वो फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास की है। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज है ये बिज़नेस के लिए किस तरह से इम्पैक्टफुल है। तो फ्रेंड्स पब्लिक सेक्टर ब्रांडेड सिस्टम क्लीनिंग, जो हमारा जितना भी यही मर्जर हुआ है, बहुत सारी लेंदी सिस्टम थे तो बहुत सारे बैंकों का मर्जर कर दिया गया है और उसके बाद बहुत सारी पब्लिक सेक्टर की क्लीनिंग की गई है, उसके सिस्टम को हेल्दी बनाया गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, इंडिया इंक्रीज 14 लेवल अप इन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा देश भारत जो है, हमारे यहाँ जो सिचुएशन है, सिनारियो है, हमारा जो एनवायरनमेंट है बिजनेस करने का वो 14 लेवल अप हुआ है। फ्रेंड्स ग्लोबल इंडेक्स का मतलब ये होता है, ईज़ ऑफ डूइंग के लिए जो ग्लोबल इंडेक्स आता है इसका मतलब ये होता है कौन सा कंट्री पूरे वर्ल्ड में कितना इजी होगा बिजनेस करने के लिए, कितना कन्वीनियंट होगा, हम दूसरी जगह पर जाके कितना इंडस्ट्री लगाने के लिए सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट देंगे उसको, क्योंकि वहाँ पे आपका जो भी सिस्टम है, जो भी गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट है बहुत रिलायबल होगी और बाहर के लोग वहाँ पे कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि 14 पॉइंट ये अप आ चुका है। इसके अलावा आईडीसी और जीएसटी रिफॉर्म किया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र 41 करोड़ टू द कार्ड होल्डर्स, ओल्ड एज पेंशनर्स एंड सीनियर सिटीजन्स। तो जितने भी लोग हमारे यहाँ पेंशनर्स हैं, जो हमारे यहाँ कार्ड होल्डर्स हैं, उन लोगों को डायरेक्ट ट्रांसफ़र दिया गया है। आरबीआई विल इन्फ्यूज़ मोर मनी इनटू द मार्केट। फ्रेंड्स यहाँ बताया गया है कि इसके अलावा आरबीआई अभी कैश फ्लो जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा करेगी, जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा और कैश फ्लो होने से इकोनॉमी को बूस्टअप करने में हेल्प मिलेगा। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो स्टेप्स जो है, नेक्स्ट स्टेप जो लिया गया है वो एमएसएमई के लिए लिया गया है। एमएसएमई का मतलब पहले हम लोग को यहाँ समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो जितने भी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और मीडियम क्लास के इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको बूस्टअप करने का प्रयास किया गया है। पॉइंट वाइज हम देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। छोटे उद्योग एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी लोन दिया जाएगा। इसमें 45 लाख एमएसएमई को फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे यहाँ टोटल 45 लाख अप्रोक्सीमेट एमएसएमई हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं, जिससे कि बहुत लाखों करोड़ों लोगों को रोजी रोजगार मिलता है। तो गवर्नमेंट का डायरेक्ट
जो विज़न है एमएसएमई को ऊपर की ओर ले आना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट ये कहा गया है कि 3 लाख करोड़ रुपया जो है वो पैसा एलोकेट किया गया है। कोलैटरल जो बैंक गारंटी होती है, तो बैंक गारंटी, कोलैटरल का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि जो भी बैंक गारंटी के तहत जो है पैसा दिया जाता है, तो यहाँ पे बिना शर्त पैसे लोन के तौर पे दिए जाएंगे, जो कि एमएसएमई को फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, एमएसएमई का स्केल बहुत छोटा होता है, अगर वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो बैंक गारंटी दें, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कुटीर लघु उद्योग के लिए 6 कदम उठाए गए हैं, जिसमें ईपीएस, एनबीएफसी और एमएसएफ जुड़ा हुआ है। संकट में फंसे एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, 2 लाख एमएसएमई को फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, अभी क्या है, जितने भी एमएसएमई हमारे हैं, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, कहीं पे डिमांड नहीं है, कोरोना वायरस की वजह से वो बंद हो चुके हैं, तो इन सारे उद्योगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। छोटे उद्योगों में एमएसएमई जो है उसको ईएमआई की राहत दी गई 1 साल के लिए। तो फ्रेंड्स, जितने भी उन लोगों का लोन दिया गया है, तो ईएमआई में रिलायबिलिटी बढ़ती गई है ताकि उनको लोन का किस्त चुकाना ईजी हो। ज़्यादा टर्नओवर के बावजूद भी छोटे उद्योगों का दर्जा खत्म नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप लगा गवर्नमेंट का। इसमें हम समझते हैं क्या स्टेप लिया गया है। 1 करोड़ रुपए के निवेश वाली कंपनी माइक्रो यूनिट होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अगर किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपया है और टर्नओवर 5 करोड़ रुपया है, तो वो माइक्रो में कंसिडर किया जाएगा। कारोबार ज़्यादा होने पर भी एमएसएमई को फ़ायदा होगा। तो वैसे निवेश करने वाली कंपनियां, जो पहले क्या था कि अगर उनका टर्नओवर ज़्यादा हो गया, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो जैसे जैसे वो ऊपर माइक्रो से स्मॉल से मीडियम और मीडियम से लार्ज की ओर आती हैं, तो इनका जो इम्पोर्टेंस क्या होता है कि इनका गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ कम होते जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है 10 करोड़ निवेश या 50 करोड़ टर्नओवर पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का दर्जा मिलेगा। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि आपका अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ है, टर्नओवर 50 करोड़ है, तो वो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, इसमें जो है आपका मीडियम इंटरप्राइजेज कौन कहलाए जाएंगे। तो उसमें क्या है कि अगर वैसे इंडस्ट्रीज़ जिनका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ रुपया है और उनका टर्नओवर 100 करोड़ के विदिन है, तो वो मीडियम इंटरप्राइजेज में आएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों का डिफिनेशन क्या दिया है गवर्नमेंट ने, जो कि एक अमेंडमेंट के तौर पे दिया गया है, पहले ऐसा नहीं था। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात की गई है, जो है ग्लोबल टेंडर्स वुड नॉट बी नीडेड टिल 200 करोड़। तो इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि जो भी गवर्नमेंट के टेंडर्स होते हैं, तो उस टेंडर्स में जो भी 200 करोड़ से ऊपर का जो फंडा होता है, जो भी 200 करोड़ के आसपास का रिक्वायरमेंट है, या 200 करोड़ से ऊपर का कोई कॉन्ट्रैक्ट है या सप्लाई का रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी क्या करती है, या कोई गवर्नमेंट है या फिर कंपनी है या पीएसयू जो भी है, तो ये लोग बाहर से वर्ल्ड लेवल पे फिर ये यहाँ से मंगवाते हैं। आपका जो इंक्वायरी होता है या कोटेशन होता है, तो अभी बताया गया है उसमें क्या होता है कि जब बाहर से चाइना, जापान, अमेरिका, इन जगह से जब सप्लाई होता है, तो हमारे लोकल जो वेंडर्स होते हैं वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दे आर हैविंग ऑलरेडी एडवांस टेक्नोलॉजी एट ऑल। तो बेसिकली फ्रेंड्स, क्या होता है कि वैसे कंडीशन में हमारे एमएसएमई वाले जो होते हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं ले पाते हैं। तो गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लिया है यहाँ पे, और उन्होंने बताया है कि अगर 200 करोड़ रुपए तक का अगर कोई ऑर्डर है, तो वो हमारे लोकल वेंडर्स ही करेंगे। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली फ्रेंड्स, स्टेप जो लिया गया है वो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और एमएसएमई के लिए लिया गया है। फ्रेंड्स, ये बहुत समझने की बात है और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जिस कंपनी में जो कर्मचारी काम करता है उसे ही फ़ायदा होगा, और जो कंपनी उस कर्मचारी को एम्प्लॉय करता है उसको ही फ़ायदा होगा। समझते हैं फ्रेंड्स कैसे ये फ़ायदा होगा। 15,000 से कम वेतन वाले का ईपीएफ अगस्त तक केंद्र सरकार देगी। फ्रेंड्स, बेसिकली क्या होता है कि आपका वैसे लोगों का जिसका सैलरी 15,000 से कम है, तो गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ आपको, आप इस तरह समझ सकते हो। कोई अगर एक कर्मचारी किसी कंपनी में काम करता है, तो उस कर्मचारी का 12% पैसा ईपीएफ में जाता है, और 12% और उतना ही पैसा जिस कंपनी में वो काम करता है वो कंपनी भी उसे पे करती है। तो ओवरऑल 24% जो है, ये दोनों के तरफ का पैसा जो कर्मचारी है उसके अकाउंट में जमा होता है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी राहत दी गई है। वैसे लोग जिनकी सैलरी 15,000 से कम है,
तो उनका 12% का पैसा जो कर्मचारी को देना होता है वो पैसा, और जो उस कंपनी को देना होता है 12% वो पैसा, दोनों ही पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, कर्मचारी को नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 72,22,000 कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कर्मचारियों का 12% की जगह 10% EPF कटेगा। कंपनी और कर्मचारियों का EPF 10% देना होगा। फ्रेंड्स इसमें क्या है, जिसका सैलरी 15,000 के नीचे है उसको तो फ़ायदा हो गया, लेकिन जिसका सैलरी 15,000 से ऊपर है उसके लिए क्या उसका एडवांटेज मिला है कि आपका जो 12% कटता है आप उसको 10% कटवा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो कि टेक होम पे ज़्यादा हो जाएगा आपका। उसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लाई गई है। MSME को ई मार्केट से जोड़ा जाएगा, जिसमें कोविड संकट के दौर पर भी उद्योग कारोबार कर सके। बेसिकली फ्रेंड्स क्या है, MSME सेक्टर्स जो हैं वो ई मार्केट से कनेक्टेड नहीं है, बाकी सारे लोग जो हैं आपके ई मार्केट से कनेक्टेड हैं। जितनी बड़ी कंपनियां हैं, ग्लोबल कंपनीज ई मार्केट से कनेक्टेड हैं, वो डायरेक्ट ग्लोबली ऑर्डर लेती हैं, सब जगह से ऑर्डर मंगवाती हैं, सब जगह अपना जो है मार्केट प्रमोशन भी करती हैं। बट बेसिकली MSME के साथ ऐसा नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, उसको ई मार्केट के साथ उन्होंने ऐड करने का एक फैसला लिया है। बिजली वितरण कंपनी जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो सेक्टर्स हैं उनका हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए 90,000 करोड़ रुपए का इमरजेंसी लिक्विडिटी दिया गया है। फ्रेंड जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन करती है वो लॉसेज में चल रही है, तो उसको मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने 90,000 करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज दिया है, जिसके तहत वो अपना जो लॉस है उसको रिकवरी कर पाएँ। कोरोना काल में रियल एस्टेट कंपनियों को RERA से छूट मिलेगा। कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट कंपनियों को 6 महीने की राहत मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा बताया गया है, सैलरी कंसिडर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर एक्सटेंशन। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर काम को करने का एक समय सीमा भी तय होता है। अगर वो समय सीमा के आगे जाता है तो उसके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज किया जाता है। तो उसी तरह से फ्रेंड्स अगर आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और वो समय सीमा से पार हो गया लेकिन काम कॉन्ट्रैक्टर कर नहीं पाया, तो 10% का अगर पेनाल्टी लगता है तो 10 लाख रुपीज़ उसे पे करना पड़ेगा उस कंपनी को जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है। बट यहाँ पे 6 महीने की राहत मिली है खासकर रियल एस्टेट वाले को, क्योंकि काम वहाँ पे डिले हो रहा है इस वजह से। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो है इनकम टैक्स के लिए कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे आया है, तो हम देखते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट क्या है। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो आया है वो 31 मार्च 2021 तक TDS TCS की दरों में 25% कटौती की गई है। विवाद से विश्वास स्कीम 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई गई है। टैक्स ऑडिट की तारीख को बढ़ाकर 31 अक्टूबर किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड जो कि सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ITR दाखिल करने की तारीख, इनकम टैक्स जो है वो दाखिल करने की तारीख जो है 31 जुलाई से 31 अक्टूबर तक की गई थी, बट फाइनली इसे 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई। फ्रेंड्स अब आइए देखते हैं, दूसरे दिन भी कई बड़ी घोषणाएं की गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आज प्रवासी मजदूर छोटे किसानों के लिए घोषणाएं की गई। बेसिकली फ्रेंड्स अभी तक जो था वो MSME और जो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का जो डिटेल्स था उसके लिए, अगेन एम्प्लॉय के लिए, ये सब पहले स्टेज में किया गया था। सेकेंड स्टेज में कुछ और लोगों के लिए, जैसे कि हमारे प्रवासी मजदूर, छोटे किसान, जो पुअर लेवल के लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारी घोषणाएं मिली है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि आगे की घोषणाएं क्या की गई है। जो पॉइंट वाइज मैं आपको फटाफट जल्दी बता दूंगा, आप इसे समझ लेंगे। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकेंड स्टेज में, स्टिमुलेशन के सेकेंड स्टेज में क्या मिला और किससे कितना क्या मिला। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते और देखते हैं कि वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान गरीबों और श्रमिकों पर है। प्रवासी मजदूर जो वापस जा रहे हैं मनरेगा से जुड़ेंगे। लौट रहे मजदूरों को मनरेगा में काम देने की कोशिश जारी है। तो बेसिकली फ्रेंड्स अभी पता है सारे स्टेट में अपने अपने प्रवासी मजदूर जो हैं, माइग्रेंट लेबर्स जो है, अपने होम टाउन की ओर वापस जा रहे हैं। तो जहां वो जा रहे हैं उनको मनरेगा के तौर पर या मनरेगा के योजना के तहत जो उन्हें रोजगार दिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए राशन की सुविधा के लिए 3500 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 8 करोड़ मजदूरों के लिए राज्य सरकार पर लागू करने की जिम्मेदारी। बेसिकली फ्रेंड्स ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट्स है, जिसमें कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनका राशन का अरेंजमेंट किया जाएगा, क्योंकि अभी उनके पास पैसे की दिक्कत है, इसे समझती है सरकार। और 8 करोड़ जो मजदूर हैं, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, उनके लिए और गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को बताया गया है कि उनकी जिम्मेदारी जो है उनके ऊपर रहेगी।
अगले 2 सप्ताह तक हर प्रवासी मजदूर को 5 किलो गेहूं चावल और 1 किलो चना मिलेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की जाएगी। फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है, यहाँ पे समझने की बात है। बेसिकली जैसे कि हमारा जीएसटी है, वन नेशन वन टैक्स की बात थी, वैसे ही अभी हमारे सारे कंट्री में सभी जगह पे सारे स्टेट में एक ही तरह का राशन कार्ड होगा और उस राशन कार्ड का आगे भी और एडवांटेज बताया गया है। आगे चलिए देखते हैं क्या एडवांटेज है इसका। एक देश एक राशन कार्ड हर राज्य में लागू। मार्च 2021 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगी। देश के किसी भी कोने से राशन आप ले सकते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा मैंने बताया कि आपका वन डे वन राशन कार्ड जो स्कीम है, ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली स्कीम है। इसके तहत क्या होगा फ्रेंड्स, जिस तरह से आधार कार्ड सबके लिए कॉमन है, जीएसटी पूरे कंट्री के लिए कॉमन है, उसी तरह से एक ही राशन कार्ड होगा और आप पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर के अपने हिस्से का आप राशन ले सकते हैं। अगस्त 2020 तक 67 करोड़ लोगों को इसका फ़ायदा मिल जाएगा। प्रवासी मजदूरों को फ्री राशन का कर्जा केंद्र उठाएगी। तो बेसिकली फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंटर ने जो हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है कि प्रवासी मजदूरों पर जो भी खर्च होगा वो सेंट्रल जो है वो उसको पेमेंट करेगा। राज्य सरकारों इन मजदूरों की पहचान करेगी। अभी तक 83% काम हो चुका है वन नेशन वन राशन कार्ड में। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी काफ़ी काम आगे बढ़ चुका है। गवर्नमेंट ने प्लान कर लिया है कि हाँ, अभी वन नेशन वन राशन कार्ड डेवलप करेंगे और 83% जो है ऑलरेडी काम यहाँ पे हो चुका है। प्रवासी मजदूरों को कम किराए पे मकान उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा प्लानिंग अभी गवर्नमेंट कर रही है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं, प्रवासी मजदूरों के लिए कम किराए पे घर मिलेगा। रिहाड़ी वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का विशेष सुविधा दिया गया है। 10,000 तक की सुविधा प्रति व्यक्ति 1 महीने के भीतर लागू होगी। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि जो भी प्रवासी मजदूर अभी वहाँ से आए हैं, बाहर से आए हैं, तो 10,000 पर पर्सन के अप्रॉक्सीमेट तक गवर्नमेंट खर्च करने के लिए या बेयर करने के लिए रेडी है। डिजिटल पेमेंट को इनाम मिलेगा। फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, इसे मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ। तो इसमें क्या है, डिजिटल पेमेंट करने का मतलब फ्रेंड्स, अगर आप यूपीआई यूज करते हैं, फ़ोन पे, गूगल फोन या गूगल पे, आपका ये एयरटेल मनी, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि यूपीआई के थ्रू मनी ट्रांसफ़र करवाती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे कंडीशंस में आपको कुछ कैशबैक मिलेंगे, कुछ प्राइज़ मिलेगी, कुछ गिफ्ट मिलेगी। इस तरह से आपको ये पैसा गवर्नमेंट देगी, ताकि गवर्नमेंट जो है ये आम जनता को ये ऐसी प्रेरणा देनी चाहती है कि मतलब वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करें। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मुद्रा शिशु लोन लेने वाले को ब्याज दर में 2% की छूट मिलेगी। हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 70,000 करोड़ की योजना, एक बड़ा स्टेप लिया गया फ्रेंड्स। यहाँ पे जो हाउसिंग फाइनेंस डेवलपमेंट्स जितने भी सेक्टर्स हैं, तो वो जो कि हाउसिंग डेवलपमेंट पे ही काम करते हैं, तो उनके लिए, वैसे रियल एस्टेट सेक्टरों के लिए 70,000 करोड़ की योजना लागू की गई है। इस योजना से न केवल रोज़गार जो है वो आपका बढ़ेगा, रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज आएगी, उसके अलावा जो हमारा सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है, इनको और ज़्यादा सप्लाई का डिमांड का बढ़ जाएगा। और उसके बाद जैसे ही अगर आप रियल एस्टेट की बात करते हैं, तो वहाँ पे फिर स्टील सेक्टर की भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट का एक बड़ा स्टेप और अच्छा स्टेप है। 6 से 18 लाख तक के आय वाले लोगों का होम लोन में मार्च 2021 तक छूट दी जाएगी। तो अभी जैसा कि अभी समझ रहे हैं फ्रेंड्स, पता है कि होम लोन में अभी छूट दी जाती है, उस तरह से 6 to 18 लाख पैकेज अगर आपका है, तो उसके बीच में 2021 तक आपको जो है छूट दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं, मनरेगा में 2 करोड़ 33 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिला। न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर जो है 202 रुपये कर दी गई है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बता दूं कि आपको पहले 180 रुपये थी, अभी न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम जो लेबर कॉस्ट जो आपको देना पड़ेगा वो 202 रुपीज़ मिनिमम देना पड़ेगा। इससे मजदूरों को फ़ायदा करने की कोशिश गवर्नमेंट ने की है। श्रमिकों का कल्याण सरकार के एजेंडे के सबसे ऊपर है। जैसा कि हमने कहा, उसमें कहा था कि लेबर का जो ये है 4L जो बताया था, उसमें से आपका लैंड लेबर वाली बात है। तो यहाँ पे लेबर जो श्रमिक हैं, श्रमिक को काफ़ी टॉप कंडीशन से उन्होंने रखा है। राज्य को अपना फंड इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई है। तो फ्रेंड्स, जो आपदा प्रबंधन के हिसाब से जो फंड आता है, उस फंड को अभी स्टेट को बोल देगा कि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मनरेगा में प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। शेल्टर होम में बेघर को 3 वक्त का खाना मुफ्त दिया जाएगा। तो जितने भी शेल्टर होम बनाए गए हैं, तो जो लोग बेघर हैं या प्रवासी मजदूर हैं, जिनके रहने का ठिकाना नहीं है, उनको 3 टाइम खाना फ्री का दिया जाएगा। 12,000 स्वयं सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्क और 1.20 लाख लीटर सैनिटाइज़र का उत्पादन किया। तो फ्रेंड्स, ये वही बात है, जितना भी हमने मास्क बनाया और सैनिटाइज़र बनाया है, ये हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी के बियॉन्ड था, बट स्टिल वी डिड इट।
तो इसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट और इसके लिए बहुत एप्रिसिएशन के मतलब काबिल है कि हम जितना बना नहीं सकते थे उतना हमने बनाया है। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है। 10 से कम कर्मचारियों वाले कंपनी को ESI के दायरे में लाया जाएगा। ऐसी कंपनियों का सालाना हेल्थ चेकअप कराया जाएगा। बेसिकली फ्रेंड अभी क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो भी कंपनीज हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे कंपनी को अपने कर्मचारियों के लिए मेडिकल हेल्प सिस्टम देना पड़ता है और एक ESI है जो कि गवर्नमेंट का मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, उसके तहत उन्हें दिया जाता है। तो अभी ये क्या था कि जो लोग 10 से ज़्यादा कर्मचारी वाले केसेस में थे, तो अब यहाँ पे है कि जो 10 से कम वैसे कर्मचारी, वैसे कंपनी जहाँ 10 से कम स्टाफ हैं, उनको भी ESI करना पड़ेगा और ESI के तहत उनका भी हेल्थ चेकअप करवाना पड़ेगा। खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। 3 करोड़ किसानों को रियायती दरों पर कर्ज दिया गया। मार्च अप्रैल महीने में 63 लाख लोगों के कर्ज को मंजूरी दी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है, जो किसानों के लिए यहाँ पे 63 लाख लोगों को की जो कर्ज उनकी एप्लीकेशन थी उनको एक्सेप्ट किया गया है। छोटे किसान को रियायती दर पर 4 लाख करोड़ लोन दिए गए हैं। तो जो फार्मर्स हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको मिनिमम इंटरेस्ट पर 4 लाख करोड़ लोन दिया गया है। किसानों के कर्जे पर ब्याज दरों में छूट दी गई है। एक वो डेट जो है वो 31 मई तक है। तो अभी क्या है, मार्च से अप्रैल तक कृषि क्षेत्र में 86,600 करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो दिया गया है। 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए हैं। फ्रेंड्स ये सारे चीज़ किए जा चुके हैं, जो आपका जितना भी स्कीम आया था पहले उसके तहत ऑलरेडी किया जा चुका है। और नाबार्ड ग्रामीण बैंक के जरिए 29,500 करोड़ की मदद की गई है। तो फ्रेंड्स नाबार्ड जो है वो ग्रामीण बैंकों को फर्दर लोन देती है और ग्रामीण बैंक से डिफरेंट गांव में जो ग्रामीण बैंक होते हैं वहाँ से फिर ग्रामीणों को, छोटे किसानों को, गरीबों को वहाँ से फिर कर्ज मिलता है, लोन मिलता है, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे मिलता है। तो फ्रेंड्स ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेप था यहाँ पे कि नाबार्ड के थ्रू उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में इतना 29,500 करोड़ रुपए के लोन पहुँचाने का एक प्रयास किया है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने कमेंट में बताएं कि हमें आपको कैसा लगा है और अपने सोशल नेटवर्क्स में इसे शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।